गुड मॉर्निंग, टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हम दोनों हाजिर हैं। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली से आ रही बड़ी खबर की, जहां पर बड़े शूटर्स के साथ में पुलिस का एनकाउंटर हुआ है। तो आपको बता दें कि शाहबाद डेरी इलाके में ये एनकाउंटर किया गया है और दोनों कुख्यात अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है, जिसमें हिमांशु भाऊ, विक्की हुड्डल गैंग के 2 शूटर्स अरेस्ट कर लिए गए हैं। तो पुलिस के द्वारा इनपुट्स के आधार पर इन्वेस्टिगेट किया गया। उसके बाद में दोनों ही लोगों का एनकाउंटर कर दिया गया है पुलिस के द्वारा। आपको बता दें कि पुलिस मौके पर पहुंची। भागने की फिराक में जब इनके द्वारा फायरिंग की गई तो पुलिस ने भी क्रॉस फायर किया। तो दोनों शूटर्स को फायरिंग के बाद में गिरफ्तार कर लिया गया है। कई राउंड फायरिंग हुई है। दोनों शूटर्स ने कुछ दिन पहले विदेशी आकाओं के कहने पर बवाना इलाके में जोगिंदर उर्फ काले की ताबड़तोड़ गोलियों से हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड, गैंग से जुड़े हुए नेटवर्क और विदेश में बैठे हुए उनके हैंडलर्स के साथ में जो संबंध है उनको खंगालना शुरू कर दिया है और दोनों से मामले में आगे की पूछताछ भी की जा रही है और आगे की संभावनाओं को भी तराशा जा रहा है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अनुराग कुमार ने कार्यभार संभालते ही विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और विक्की हड्डल गैंग की कमर तोड़ कर रख दी है। दरअसल दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की मुठभेड़ हुई है इस शाहबाद डेयरी इलाके के अंदर और इस मुठभेड़ के साथ ही बवाना जोगिंदर काले हत्याकांड का खुलासा हो गया। हम आपको बता दें, ये दोनों के दोनों जो शूटर देख रहे हैं, इसमें से एक नाबालिग शूटर है। इन दोनों शूटरों ने ही विदेश में बैठे विक्की हड्डल के निर्देश के ऊपर जोगिंदर काले की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के एसीपी गिरीश कौशिक के नेतृत्व के अंदर इंस्पेक्टर प्रदीप जाखड़ की टीम को सूचना लगती है कि ये दोनों शूटर इस स्कूटी के ऊपर इस सुनसान जगह पर आने वाले हैं और इनके पास हथियार है और ये एक बार फिर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक के अंदर है, क्योंकि ये विदेश में बैठे अपने गैंगस्टर आका के संपर्क के अंदर लगातार थे। पुलिस टीम इनको यहाँ पर रोकने का इशारा करती है, लेकिन ये पुलिस टीम को देखते ही एक के बाद एक कई राउंड गोलियां चलाते हैं और उसके बाद इनकी पुलिस टीम जैसे रोकती है, इनकी स्कूटी गिर जाती है। पुलिस टीम इनको ओवरपावर करके गिरफ्तार कर लेती है। हम आपको बताना चाहेंगे, ये देखिए, आप ये पिस्टल देख रहे हैं, यही वो पिस्टल है। इस पिस्टल से इन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर हमला किया था। एक पिस्टल ये रही, एक पिस्टल वो रही और ये वो टीम है दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की जिन्होंने इन दोनों के दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 2 पिस्टल, स्कूटी बरामद किया। फिलहाल ये शूटर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की गिरफ्त के अंदर है। टाइम्स नाउ नवभारत से दिल्ली से लवली बख्शी रिपोर्ट। और अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइट ऑपरेशन की। तो झारखंड के धनबाद में सुरक्षा बलों ने एक सफलतापूर्वक अभियान चलाया है। सीआरपीएफ के जवानों के साथ में पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई रही, जिसमें 5 नक्सलियों को गिरफ्तार करके धनबाद जेल में भेज दिया गया है। तो आपको बता दें कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है और ये ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया था। ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। तो इससे पहले भी कई सारे जो बड़े झारखंड में ऑपरेशंस हैं सीआरपीएफ के, पुलिस के, वो नक्सलियों के खिलाफ में चलाए जाते आ रहे हैं और एक और बड़ी कामयाबी पुलिस और सीआरपीएफ को तो मुख्य धारा में लाने की कोशिश लगातार नक्सलियों को जारी है। सरकार की तरफ से टारगेट भी रखा गया है और उसी क्रम में अब सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार सफलतापूर्वक कई अभियान चलाए जा रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर वाराणसी में योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि भदोही का नाम फिर से बदलकर संत रविदास नगर कर दिया जाएगा। और इसी बयान के ऊपर अब अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों से ये जो जिले का नाम बदलने का खेल चल रहा है वो अब बंद होने वाला है। यूपी में बदला एक और जिले का नाम, शुरू हुआ सियासी घमासान। सपा पर योगी का कड़ा प्रहार, बताया नाम बदलने का आधार। 2027 की लड़ाई औरंगजेब और बाबर पर आई।
मौका था संत रविदास जी की 650वीं जयंती का और इसी दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही जिले का नाम एक बार फिर से संत रविदास नगर रखने का ऐलान कर दिया और इसी बहाने सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की पार्टी पर बड़ा हमला बोला। समाजवादी पार्टी ने एक पाप और किया था, सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर बने हुए जनपद का नाम भी हटा दिया। आज मैं फिर कह रहा हूं, फिर से भदोही को संत रविदास नगर के नाम पर ही जाना जाएगा। संत रविदास नगर के रूप में 650वीं जयंती के अवसर पर सदगुरु रविदास जी महाराज के प्रति हमारी आस्था, फिर से भदोही संत रविदास नगर रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश की पार्टी पर लगातार हमलावर हैं। एक बार फिर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग बाबर और औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं। याद रखना, बांटने वाले लोग वही लोग हैं जिनके आदर्श बाबर और औरंगजेब हैं। ये बांट करके समाज को खाई खाई में बांट करके फिर कटवाने का काम भी करवाते हैं। लेकिन जोड़ने वाले लोग कैसे जोड़ते हैं? सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर जालंधर के एयरपोर्ट का नामकरण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मायावती के जिस फैसले को अखिलेश यादव की सरकार ने 2014 में पलट दिया था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर उसी फैसले को लागू कर दिया। 30 जून 1994 के दिन यूपी का एक नया जिला बनाया गया था, भदोही। उसके बाद बसपा सरकार में पहली बार भदोही जिले का नाम बदलकर संत रविदास नगर कर दिया गया था। मगर 6 दिसंबर 2014 को अखिलेश यादव की सरकार ने इस जिले का नाम संत रविदास नगर से बदलकर एक बार फिर भदोही कर दिया। मगर अब तीसरी बार योगी सरकार में इस जिले का फिर एक बार नाम बदल दिया गया और अब इसे संत रविदास नगर से पहचाना जाएगा। लेकिन नाम बदलने पर सपा मुखिया अखिलेश यादव भड़क उठे और कहा कि पिछले 10 साल से नाम बदलने का खेल जारी है और अब वो खेल बंद होने जा रहा है। पिछले 10 साल से हम नाम बदलते हुए देख रहे हैं। जो लोग भगवान का नाम बदल दें, भगवान विष्णु का नाम बदल दें, उससे क्या उम्मीद करोगे? ये नाम बदलने वाला खेल बंद होने जा रहा है। जनता तैयार है अपनी सरकार बदलने की। दरअसल यूपी में समाजवादी पार्टी की पीडीए पॉलिटिक्स को तोड़ने के लिए बीजेपी ने बड़ा दांव खेला। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी में न सिर्फ संत रविदास की जयंती वर्ष को भव्य अंदाज में मनाया गया, बल्कि भदोही जिले का नाम बदलकर संत रविदास के नाम पर फिर से रख दिया गया। और चलिए अब बात उन 3 राज्यों की करते हैं जहां पर 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें एमपी है, साथ ही साथ बिहार है और गुजरात शामिल है। तो उसी को लेकर तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके चाक चौबंद कर दिए गए हैं। दतिया में भी आज उपचुनाव होने वाले हैं और नजरें सबकी दतिया पर भी हैं, जहां पर दतिया में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर है। तो बिहार के बांकीपुर में 422 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है। बांकीपुर में बीजेपी, जनस्वराज और आरजेडी में त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। बांकीपुर में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट खाली करने के बाद ये उपचुनाव कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश के दतिया में 291 केंद्रों पर सुबह 7 बजे से जारी है वोटिंग। बिहार में एक सीट पर उपचुनाव, बांकीपुर का दाव। चुनावी संग्राम में त्रिकोणीय मुकाबला, कौन बनेगा विजेता? बीजेपी के गढ़ में पीके का जोर चलेगा, आज इसका फैसला हो जाएगा। बिहार में सियासी संग्राम का आज एक बड़ा दिन है। बांकीपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। जनता अपने प्रतिनिधि के चुनाव के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रही है। पिछले करीब 45 सालों से बीजेपी का गढ़ रही बांकीपुर सीट पर इस बार राह आसान नहीं होगी। बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है, क्योंकि वर्तमान बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन इस सीट से चुनाव जीतते आ रहे थे, लेकिन उनके सीट खाली करने के बाद यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बीजेपी से नीरज सिन्हा उम्मीदवार हैं, आरजेडी से रेखा गुप्ता, तो जनसुराज से खुद प्रशांत किशोर मैदान में हैं।
बांकीपुर विधानसभा में भी प्रशांत किशोर कुछ नया करने की उम्मीद पर चुनावी समर में उतरे हैं, लेकिन वोटिंग से पहले कल बुधवार को जनसुराज के कई नेताओं को पटना में गिरफ्तार करने का दावा प्रशांत किशोर ने किया। जनसुराज के मुताबिक एसटीएफ की टीम लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। कार्यकर्ताओं पर उपद्रवी होने और गलत बातें फैलाने जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। कि ये लोकतंत्र है और अगर जनसुराज के किसी नेता से या कार्यकर्ता से कोई गलती हुई है तो गलती की सजा कानूनी तौर से वो भुगतेंगे, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। लेकिन किसी भी हालत में इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है कि जनसुराज के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पुलिस पकड़ के अभी तक ये नहीं बता रही कि वो लोग कहाँ हैं। सरकार तो घबरा के उन्होंने अपना हाथ पैर छोड़ दिया है। जब उनकी हालत ये हो गई कि नीतीश कुमार का फेक वीडियो डाल रहे हैं तो उनकी मनोस्थिति क्या हुआ आप जान रहे हैं। ये नीचे के छुटभैया जो अफसर हैं, ये सब अपनी लॉयल्टी दिखाने के चक्कर में अपना मार्क्स बनाने के लिए किसी ने पुलिस महकमे में ये गलती करी है, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो किससे उलझ रहे हैं। बांकीपुर सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है। बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज तीनों पार्टियों की प्रतिष्ठा इस पर टिकी है। बांकीपुर में वोटिंग के लिए 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 3.79 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिसमें 2,60,000 पुरुष और 1,79,533 महिला वोटर हैं। बांकीपुर के 3.79 लाख मतदाता ईवीएम में ये तय करेंगे कि उन्हें किस पर भरोसा है। नतीजे 3 अगस्त को सामने आएंगे। बिहार के बांकीपुर के साथ ही मध्य प्रदेश के दतिया में भी उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दतिया सीट पर मुकाबला बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच है। घनश्याम सिंह स्थानीय पूर्व शाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को लेकर पार्टी में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में नाराजगी देखी गई थी। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने साफ किया था कि वो आशुतोष तिवारी को जिताने के लिए पूरा जोर लगा देंगे। दतिया विधानसभा क्षेत्र में कुल 291 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 2.20 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें लगभग 1.16 लाख पुरुष और 1.4 लाख महिलाएं हैं। तो बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है। बांकीपुर में बिहार में जो उपचुनाव होने वाला है, दरअसल बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट खाली करने के बाद यहाँ पर उपचुनाव। इस खबर के ऊपर हमारे साथ में जुड़े हैं पटना बांकीपुर से हमारे साथ में हमारे सहयोगी साकेत। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं और किसका पलड़ा इस बार भारी नजर आ रहा है? देखिए, सुबह 7 बजे से जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। मैं तस्वीर आपको सीधे पहले दिखाता हूं। यहाँ पर देखिए, वोटिंग सेंटर पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरह से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तमाम लोग धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चूंकि उपचुनाव है तो ऐसे में बहुत लंबी कतारें तो नहीं, लेकिन सुबह के वक्त चूंकि मौसम ठंडा है तो लोग घरों से निकल रहे हैं और यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं। तमाम जो पदाधिकारी हैं जो चुनाव प्रक्रिया में जुटे हुए हैं वो लोगों को आइडेंटिफाई करते हुए उनको आगे बूथ तक भेज रहे हैं। लेकिन सबसे अहम है कि इस बार का जो चुनाव है वो काफी अहम इसलिए है क्योंकि ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट रही है। उनके पिताजी यहाँ पर से विधायक रहे, लगभग 30 साल से उनके परिवार का कब्जा इस सीट पर रहा है। तो ऐसे में इस बार प्रशांत किशोर की चुनौती है उनको। तो निश्चित तौर पर जो स्थिति है वो यहाँ पर अभी राजनीतिक तौर पर काफी गर्म है और यही वजह है कि लगातार इस पर सियासत भी चल रही है। अभी भी हमने तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से कल रात प्रशांत किशोर थाने तक पहुंच गए, वहां पर उन्होंने पुलिस वालों के साथ उनकी नोकझोंक हुई। तो तमाम तस्वीरें यहाँ पर दिख रही है, लेकिन उसके ठीक पहले आप देखिए किस तरह से वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। वोटर्स इक्का दुक्का करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर अपना देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड है वो दिखाकर वोटिंग प्रक्रिया में शामिल होने। आप वोटर हैं? वोट करने आए हैं? वोट अच्छा, वोट देने, वोट करने आए हैं ना, इनसे वोट करने आए हैं। हाँ। अच्छा, तो देखिए बुजुर्ग हैं जो वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। वोटिंग
की प्रक्रिया चूंकि सुबह 7 बजे से यहाँ पर शुरू है, तो ऐसे में लोग पहुंच रहे हैं बूथों पर और वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। सर, वोट कर दिया आपने? हाँ हाँ, किस तरह का माहौल है इस बार बांकीपुर में? शांतिपूर्ण माहौल है यहाँ और पे जो तो। तस्वीरें हैं वो बेहद ही खूबसूरत हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती है, वोटिंग की प्रक्रिया आप दिखा रहे हैं और साथ ही साथ जहां नितिन नवीन की तरफ से भरोसा दिया जा रहा है कि उनकी प्राथमिकता अभी भी बांकीपुर बना रहेगा, तो वहीं जनस्वराज की तरफ से यहां से हुंकार भी भरी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी। पवित्र महीने की आज से शुरुआत हो गई है, तो वहीं 11 अगस्त शिवरात्रि तक कांवड़ यात्रा चलने वाली है और इसी को लेकर यूपी की सरकार हो या फिर दिल्ली की या उत्तराखंड की, चप्पे चप्पे पर उनकी तरफ से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है ताकि आस्था में खलन बिल्कुल ना पड़ सके। आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बम बम भोले की गूंज है, सड़कों पर शिव भक्तों का रेला है। कांवड़िया अपनी धुन में चले जा रहे हैं। पवित्र सावन महीने की शुरुआत आज से हो चुकी है। कांवड़ियों का जत्था जल लेने के लिए हरिद्वार की ओर निकल रहा है। शहर शहर पुलिस का मार्च है, अफसर ऑन ग्राउंड हैं, सीसीटीवी कैमरों से पैनी नजर रखी जा रही है। कहीं अलग अंदाज में कावड़ लाई जा रही है, तो कहीं हवन यज्ञ हो रहा है, तो कहीं यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाले मीट की दुकानों का शटर डाउन किया गया है। कावड़ यात्रा को लेकर यूपी, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली की सरकारें एक्शन मोड में हैं। तैयारियां ऐसी हैं कि लग रहा है इस बार बम बम भोले की गूंज और तेज सुनाई देने वाली है। यूपी में तो योगी आदित्यनाथ ने ऐसी तैयारी की है कि कावड़ मार्ग पर कोई परिंदा भी पर ना मार सके। कावड़ यात्रा के दौरान कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी के आदेशों का असर जमीन पर भी साफ साफ दिख रहा है। ये तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर की हैं। कावड़ यात्रा पर यूपी एटीएस का पहरा है। एटीएस पूरे रूट की निगरानी कर रही है। यात्रा के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान और खतरा ना हो, इसके लिए एटीएस की टीम सड़क पर उतर चुकी है। चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है, मार्च किया जा रहा है, जमीन से लेकर आसमान से नजर रखी जा रही है। एटीएस की, बम डिस्पोजल स्क्वाड की, डॉग स्क्वाड की, एएस चेक टीम पूरी तैयारी की गई है। ड्रोन कैमरे से टिथर ड्रोन विशेषकर मंगाया गया है इसके लिए, व्यवस्थापन के लिए। और मैं समझता हूँ कि पूरा जो हमारा जो अभी सिपाही भर्ती हुए थे नए रंगरूट, उनको भी मिक्स करके ड्यूटियां लगाई जा रही है। साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूँ 39 चौकियां, साथ ही साथ 3 अस्थायी थाने और वॉच टावर्स 12 जो हमारे पहले से अस्थायी थाने हैं, और हर थाने पर एक महत्वपूर्ण व्यवस्थापन किया गया है। हर जगह सीसीटीवी कैमरे से कवरेज किया जा रहा है। कावड़ियों के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी ना हो, ना ही किसी प्रकार का व्यवधान पहुंचे, इसके लिए योगी की पुलिस अल्टीमेटम दे चुकी है। कावड़ यात्रा के मद्देनजर कुछ और फैसले लिए गए हैं। कावड़ रूट पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी। सात्विक भोजन, स्वच्छ पीने का पानी और चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। कावड़ की ऊंचाई और डीजे साउंड के नियम भी बनाए गए हैं। ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक की है, जहां पर सैकड़ों मीट की दुकानें, चिकन की दुकानें हैं। आज प्रशासन ने उनको बंद करा दिया। जब तक कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न नहीं होती, ये बंद रहेगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर काफी मीट की दुकानें हैं, जो फेमस दुकानें मीनाक्षी चौक की मानी जाती है। और इसकी दूसरी तरफ भी काफी दुकानें हैं, उसको भी पूरी तरह बंद करा दिया गया है, क्योंकि 30 जुलाई से अत्यधिक कांवड़ यात्रा चलनी शुरू हो जाएगी। और जब तक महाशिवरात्रि का जल चढ़ेगा, तब तक यहाँ पर मीट की सभी दुकानें बंद रहेगी। कावड़ यात्रा को सुरक्षित, सुचारू संपन्न कराने के लिए सहारनपुर में भी बड़ी तैयारी की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।
सहारनपुर में इंटर स्टेट ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे पर भारी, मध्यम और हल्के 4 पहिया वाहनों का संचालन होगा। एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया वाहनों के संचालन की अनुमति नहीं होगी। हरिद्वार से दिल्ली, गाजियाबाद की ओर जाने वाले भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा। कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने भी खास तैयारियां की हैं। दिल्ली सरकार ने कांवड़ समितियों के अनुदान में बढ़ोतरी की है। 20,000 वर्ग फुट से बड़े शिविरों में 6 से 12 दिन तक के लिए अनुदान अब 11 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। और अब आपको हरिद्वार से आई एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर बाबा भोले के एक मुस्लिम भक्त ने कावड़ उठाई और निकल पड़े हरिद्वार। दरअसल गाजियाबाद से 5 मुस्लिम भक्त पहुंचे हरिद्वार और वहां पर गंगा जल उन्होंने लेने की जब शुरुआत की तो उसके बाद में क्या हुआ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। यूपी के गाजियाबाद से 5 मुस्लिम भी हरिद्वार गंगा जल लेने पहुंचे। खास बात यह है कि खुद को एक्स मुस्लिम बताने वाले इन लोगों में महिलाएं भी शामिल थीं। इन मुस्लिमों ने हवन यज्ञ भी किया और कांवड़ यात्रा करने का उद्देश्य विश्व शांति और देश में अमन चैन की कामना के लिए बताया। हालांकि मुस्लिमों के आने पर वहां पर आपत्ति भी जताई गई, लेकिन बाद में मामला शांत करा दिया गया। यहाँ हवन हो रहा था, रोका गया है पुलिस ने, क्या है? नहीं, पुलिस ने कोई रोका नहीं है, पूरा हवन हुआ है। पुलिस ने कोई इसमें ना कायम बाधा डाली ना किसी ने रोका है। वो धर्मशाला के पदाधिकारियों किसी को व्यक्ति को आपत्ति थी, एक व्यक्ति को। दूसरी बात ये है, ये अनीसा बानोजी हैं जो अभी दिल्ली से आई हैं और इन्होंने यहाँ अखंड शिव यज्ञ आज गुरु पूर्णिमा के दिन श्रावण मास के पहले दिन शुरू किया है। इनका अखंड शिव यज्ञ शुरू करने का कारण ये है कि चाहती है दुनिया में अमन चैन रहे, शांति सद्भावना कायम रहे। हरिद्वार में आस्था और विश्वास के अनूठे संगम कांवड़ यात्रा में शिव भक्ति के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। एक शिव भक्त दिल्ली से हरिद्वार कांवड़ लेने पहुंचा, जिसने 20 और 50 के नोट इस कांवड़ में लगाए थे। शिव भक्त अभिनव का कहना है कि कुछ अलग करने की इच्छा और भगवान भोलेनाथ के प्रति समर्पण ने उसे इस कांवड़ को तैयार करने की प्रेरणा दी। जी, मन में ये आया था कि भोले बाबा के हरिद्वार जा रहे हैं, कावड़ लाने हर साल लेकर आते हैं, पिछले साल भी लाए थे, तो इस बार मन में आया कि क्या नाम है नोटों कावड़ लेकर आने, तो बस लिया है। साफ है, आस्था की सबसे बड़ी यात्रा कांवड़ यात्रा की शुरुआत है। अब करोड़ों शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों की ओर निकलेंगे। सड़कों पर बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे गूंजेंगे। तो दूसरी तरफ सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की भी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। बड़ी खबर आपको बता दें कि आज राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश होगा। तो बीते दिन इस एंटी पेपर लीक बिल के ऊपर चर्चा हुई, बहस हुई, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों आमने सामने आते हुए नजर आए, लेकिन उसके बाद ध्वनिमत से इसको पास कर दिया गया लोकसभा से। तो ऐसे में आज राज्यसभा में बिल को पेश किया जाएगा और बीते दिन की चर्चाओं के बाद में इसे पास कर दिया गया और आज एंटी पेपर लीक बिल राज्यसभा में पेश होगा। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। लोक परीक्षा संशोधन विधेयक यानी एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा से बुधवार शाम पास हो गया। इस एक्ट के तहत जो अनअमेंडेड था उसमें भी दी ऑफेंस इज कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल विद स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट। लेकिन जब महसूस हुआ कि इसे और ज्यादा सख्त बनाने की आवश्यकता है तो इसकी कुछ एक धाराओं में संशोधन करने का काम किया गया है। सेक्शन 1 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 पर्सन और पर्सन इन्वॉल्व इन मैल प्रैक्टिस, सरकार की अवधि थी 3 से 5 साल एंड फाइन अप टू 10 लाख, उसको बढ़ा करके 5 से 10 साल किया गया और जुर्माना 50 लाख तक। सर्विस प्रोवाइडर जिसकी परिभाषा मैं कल दे चुका हूं,
इन माय इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स। उनका फाइन था पहले 1 करोड़ तक, उसे बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया। बिल पास होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सभी छात्रों को बधाई दी और कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को मोदी सरकार छोड़ेगी नहीं। उधर एंटी पेपर लीक बिल पर बोलने के लिए राहुल गांधी को 53 मिनट का समय मिला, लेकिन अपनी बात रखते रखते वो कुछ ऐसे दावे कर बैठे। उन्होंने एक स्टूडेंट की कहानी सुनाई जिसे संसदीय मर्यादा के खिलाफ माना गया, तथ्यहीन माना गया और संसद की कार्यवाही से हटाना पड़ा। I asked her. I said, yeah, very good definition. What's the most important value of a student? She said in 1 second, humility. I said, why? She said the student knows that they do not know the truth. The student respects. So these are the 3 categories. Student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. राहुल गांधी के भाषण में इस कहानी में जो उन्होंने शब्द बोले, इस पर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई। ये पूरी कहानी आगे बताएंगे, लेकिन पहले लोकसभा से इस बिल के पेश होने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुशी जताई। उन्होंने एक्स पर लिखा, लोक परीक्षा संशोधन विधेयक यानी एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में पारित होना देश के करोड़ों युवाओं के सपनों, परिश्रम और प्रतिभा की सशक्त सुरक्षा का ऐतिहासिक निर्णय है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी इस बिल को छात्रों के लिए ऐतिहासिक बताया। हाँ, तो बिल लाने की बात हुई थी और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में भी फैसला किया था और वो बिल के रूप में आ रहा है। आने वाले समय में कोई भी पेपर लीक इस तरह से होगा तो दोषीदार लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम जहां इस बिल को ऐतिहासिक बता रहे हैं, वहीं विपक्ष जो परीक्षा प्रणाली में सुधार की बात कर रहा था, उसे अब भी ये रास नहीं आ रहा है। और तो और जो विपक्ष परीक्षा सिस्टम को मजबूत करने, दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहा था, उसी विपक्ष ने इस कठोर बिल के खिलाफ कई विपक्षी दलों ने मतदान किया। मोदी जी को लगता है बहुत बड़ा तीर मार दिया। पुराना ही बिल है, खाली सजा का प्रावधान 1 साल से 10 साल किया और 1 करोड़ था जुर्माना, 10 करोड़ कर दिया। पेपर लीक का सबसे बड़ा रैकेट तो भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बिल कोई नया नहीं है, इसमें कुछ संशोधन हुए हैं, लेकिन उससे क्या पहले सरकार ये बताए कि कानून तो पहले से है। पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, पुराने कानून के तहत कितनों पर कार्रवाई हुई। और तो और अखिलेश ने कहा कि पेपर लीक करने वाले सब सरकार और बीजेपी के लोग हैं। सरकार ये बताए कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कितने पकड़े गए हैं। जब सरकार खुद ही शामिल होगी, उनके दल के लोग खुद शामिल होंगे, तो क्या उम्मीद करोगे आप कानून से? लोकसभा से बिल पास होने पर अब सरकार इसे राज्यसभा से पास कराने की तैयारी में है, जिसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये विधेयक कानून की शक्ल लेगा। सरकार दावा कर रही है कि इस कठोर कानून से पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं होगी, लेकिन विपक्ष को सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं है। बीते दिन लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल जो था वो तो पास हो गया, लेकिन इस सब के बीच में राहुल गांधी ने जो बयान दिए उसके बाद में सदन में हंगामा होता हुआ देखा गया। दरअसल राहुल गांधी ने जो अपनी तरफ से वक्तव्य दिया उसमें अमर्यादित शब्दों का उपयोग उनकी तरफ से किया गया, जिसे बाद में कार्रवाई से हटाना पड़ा और साथ ही साथ उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर बड़े गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। बोल सकते हैं, लेकिन सदन के नियम प्रक्रियाओं से बोल सकते हैं। होम मिनिस्टर ऑथराइज बोला है, कैसे सदन के अंदर राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाए कि गृह मंत्री ने छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया। उन्होंने छात्रों पर पैलेट गन से हमला करने की अनुमति दी। सदन से उनके इस बयान को रिकॉर्ड से हटा दिया गया तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। When we were at Parliament House, I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers.
Home Minister G on the phone. I saw it with my own eyes. I saw Jitendra Singh, the minister, getting call after call from Mr. Amit Shah. So he was pretty clear. He was aware of what was going on the street. Now, there are two possibilities. Possibility number one is he gave the order to shoot people with pellet guns, or he didn't know it was happening. Well, if he didn't know it was happening, he's incompetent. ये बातें राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही, लेकिन सदन के अंदर जब राहुल अमित शाह पर आरोप लगा रहे थे तो किरण रिजिजू ने पलटवार किया। Speaker sir, the use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर को कॉपी निकालिए, आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी, आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौरने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने सदन में आरएसएस पर भी निशाना साधा। राहुल ने कहा ये एक ऐसा सिस्टम है जिस पर कब्जा कर लिया गया है, इस सिस्टम की आत्मा पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा महज दिखावा है। It's a system that has been captured, the soul of the system has been captured by the RSS. The soul, sir. The resignation of Mr. Dharmendra Pradhan, that's a superficial thing. Because Dharmendra Pradhan never ran the education ministry. Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. And the man who runs it is an OSD sitting in the minister's office. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. They are the people who want you to be andhbhakts. And this is a reaction from the soul of India that is saying under no circumstances are we going to become your andhbhakts. राहुल यही नहीं थमे, कहा कि मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि इस देश के तथाकथित गृह मंत्री में यहाँ आकर बैठने की हिम्मत नहीं है। And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. Speaker, sir. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. राहुल के इन सब आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि तथ्यों के बजाय नेता प्रतिपक्ष कोरे आरोपों के साथ दिखे, फिर चाहे वो छात्रों पर गोली चलाने वाला अतिरंजित बयान हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री के ऊपर लगाए गए आरोप। जागते हुए जो लोग सोना चाहते हैं उनको जगाया नहीं जा सकता है। राहुल गांधी जी भ्रम फैलाने के लिए गोली चलाने की बात कही, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री कहां हैं, क्यों नहीं मौजूद है। राहुल जी, देश के गृह मंत्री आपके तरह चोरी चोरी चुपके चुपके सीक्रेटली फॉरेन ट्रिप्स पे नहीं जाते हैं। कुल मिलाकर राहुल के इस बयान पर राजनीति का तो बुधवार को ट्रेलर दिखा, असल पिक्चर तो अभी आगे देखने को मिलेगी।
खासकर यूपी विधानसभा चुनाव सर पर हैं और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी और राजनीति का अब असल सिर फुटअव्वल होना है।